headline36.com के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एक साल हम पूरे करने वाले हैं। headline36.com एक साल पूरे करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे दबंग नेता गौरीशंकर श्रीवास का आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। गौरीशंकर श्रीवास साहब ने भूपेश सरकार के 17 दिसंबर को जब कार्यकाल 2 साल पूरा हो रहा है भूपेश सरकार का, इस बीच उन्होंने 5 से 7 FIR झेल लिए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए भूपेश सरकार कटिबद्ध थी, इस तरह की बातें कही जा रही थी चुनाव के दौरान। लेकिन जिस तरह से नेशनल मीडिया पर यह आरोप है कि नेशनल मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, उसी तरह से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का मीडिया भूपेश की मीडिया हो गई है। बहुत गिने चुने मीडिया हाउसेज हैं जो सरकार के कामकाज पर पैनी नज़र रखते हुए कुछ मामलों में सटीक या बेहतर या तटस्थ रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं। तो हम सीधे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर श्रीवास साहब का। गौरीशंकर श्रीवास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। एक साल हम पूरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने headline36.com के लिए आपका शुभकामनाएं चाहेंगे, फिर हम सवालों का दौर शुरू करना चाहेंगे। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, उसके बाद पिछले 1 साल से आम जनता की आवाज़ को headline36 ने बिल्कुल जारी रखा है और हर मुद्दे को आपने छुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिना किसी लोभ के, बिना किसी दबाव के किस तरीके से पत्रकारिता की जाती है, इसकी नज़ीर headline36 ने यहाँ पर पेश की है, जिसके लिए आपको और आपकी टीम को साधुवाद। और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की बेबाक आवाज़ आनी चाहिए और लोकतंत्र में कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपने लगातार कठिन सवाल पूछा, हर वर्ग के बात को आपने बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया और आगे भी ये काम आप जारी रखेंगे, इस बात की अपेक्षा मैं करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले सवाल भूपेश सरकार के लिए हम आपके मुंह से यह जानना चाहते हैं कि यह सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है 17 दिसंबर को। आप लगातार सरकार की आलोचना करते रहे हैं, आपका क्या कहना है जब भूपेश सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है, वो कितना खरा उतरी है आम लोगों के पैमाने पर? देखिए, मुझे कल ये इस बात की जानकारी कल रात को मिली है कि 2 साल के कार्यकाल को लेकर भूपेश सरकार जश्न मनाने जा रही है, एक बड़े जश्न की तैयारी हो रही है। तो ये सवाल जब मुझे पता चला तो बड़ा अजीब लगा कि प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं और प्रदेश के युवा निराश बैठे हैं। यही राजधानी में विद्या मितानी लोग को देखेंगे आप तो लगभग 45 दिन से ज़्यादा हो गए उनको आंदोलन करते हुए। तो जश्न किस बात का, किसका आपने विकास किया? क्या कांग्रेस के चंद छुटभैया नेताओं का या प्रदेश के अधिकारियों का, जिन्होंने कुछ संपत्ति 2 साल में अर्जित कर ली है? तो ये समय जश्न मनाने का नहीं है, ये समय आत्मचिंतन करने का है कि 2 साल में जनता की क्या अपेक्षा आपसे थी और आप उस अपेक्षा में कहाँ तक खरा उतरे हैं। तो ये 2 साल की अगर ये जश्न मनाते हैं तो इसके लिए इस पार्टी को साधुवाद और बधाई। लेकिन ये 2 साल का जो अध्याय है, ये काला अध्याय है छत्तीसगढ़ की राजनीति का। हर क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है। ये आरोप नहीं है, ये प्रमाणित तौर पे हमने देखा है और प्रदेश की जनता ने 2 साल में इस सरकार को अप्रासंगिक कर दिया है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। संकल्प पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक लाइन थी, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। कितना खुशहाल नजर आता है भूपेश सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का किसान? देखिए, प्रदेश में 36 लाख से ज़्यादा किसान हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के किसान हैं। आज आप आंकड़ा मांग लीजिए, सोसाइटी के किसानों को कर्जा माफ़ हुआ है, सबका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। घोषणा पत्र में इस प्रकार की बात की गई थी कि सभी प्रकार के कर्ज माफ़ होंगे। कुछ किसानों को कर्ज माफ़ नहीं, उनको जेल भी भेज दिया इन्होंने, बस्तर के। मैं खुद उसके ले गया था जांच कमेटी में। सबका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। अभी भी बता रहा हूँ, ये 10 दिन की बात किए थे, गंगा जल को हाथ में लिए थे, आज 2 साल होने आ गया, प्रदेश के सभी किसानों को कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। प्रदेश में अगर किसान खुशहाल होते तो आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। विषय यह है कि धान खरीदी, आपने जिस बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, प्रदेश में धान खरीदी चल रही है। आप जाकर वहाँ के केंद्रों के हालात देखिए। गिरदावरी के नाम से किस तरीके से लाखों एकड़ यहाँ पर रकबा कम कर दिया गया। शहीद की पत्नी से 2500 रुपये की कमीशन मांगी जा रही है। 500 रुपये कमीशन मांगे जाने के कारण एक किसान की मौत हो जाती है राजनांदगांव में। तो ये सरकार का चरित्र है, ये किसान के साथ खड़ी सरकार दिखती है आपको। विषय यह है, नीयत क्या है आपकी? आप किसानों को सिर्फ मुद्दा बनाकर सत्ता में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों को मुद्दा नहीं, किसानों को प्राथमिकता मानती है।
आप अगर किसानों के नाम से इतना बड़ा बहुमत पाए हैं तो आपकी प्राथमिकता में किसान होने चाहिए, जो कि अब दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर यह चुनाव लड़ा था। साल 2018 में जो चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, सीएम भूपेश बघेल ने विकास शब्द का उपयोग करने में लगभग 2 साल लगा दिया। मैंने जितने गौर से पढ़ता हूं तो शायद पहली बार है जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल यह कहते नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने 2 साल में विकास किए हैं। कौन से ऐसे काम है जिसको आप कहेंगे कि हाँ, इस सरकार ने विकास का माइलस्टोन खड़ा किया है? भारतीय जनता पार्टी के विकास को तो ये लोग बोलते थे कि विकास पागल हो गया है, विकास काला हो गया है, इस प्रकार की विकास की संज्ञा देते हैं। तो ये तो आरोप वाली बात नहीं है। 2 साल में विकास कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हुआ है, छुड़भैया नेताओं का हुआ है। कमीशन खोरी देख लीजिए, जिन जो कर रहे हैं, लगातार रेती की चोरी हो रही है खुलेआम धड़ल्ले से। कोई खनिज की टीम जाती है, उसके ऊपर हमला भी किया जा रहा है। किसी प्रकार से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो रहा है। रेती हो गई, मुरुम हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आप जैसे पत्रकार लोग इस मामले को लगातार उठा भी रहे हैं, उसके बाद भी ये सरकार ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार, लूट और कमीशन खोरी करने के लिए आई है। तो विकास नेताओं का हो रहा है, विकास यहाँ पर अधिकारियों का हो रहा है। जो अधिकारी खुद के घर वालों का फर्म बनाकर सप्लाई कर रहे हैं और कमीशन खोरी कर रहे हैं, ये विकास उनका है। प्रदेश की जनता का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता का विकास होना रहता तो किसान आत्महत्या नहीं करते, मजदूर आत्महत्या नहीं करते। और सरकार का एक कथन देख लीजिए कि कोई किसान आत्महत्या करता है उसे पागल घोषित कर दिया जाता है, शराबी घोषित कर दिया जाता है। कोई मजदूर आत्महत्या करता है, राजधानी से लगा, उसे चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है। तो ये विकास उन्हीं लोग का हुआ है जिन्होंने इस प्रदेश को संगठित लूट का माध्यम बना लिया है। अधिकारी, नेता सभी मिलकर इस प्रदेश को दोहन कर रहे हैं। ये बात पूरी तरह प्रमाणित है। श्रीवास साहब, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए और अपने इंट्रो लाइन से सहमत होते हुए यह कहना चाहता हूं कि फिर भी भूपेश सरकार के ऑफिसर्स की कई नोटिस के बावजूद या सरकार के दबाव के बावजूद मीडिया में खबरें तो आती हैं। मैं खास तौर पर पत्रिका अखबार पढ़ता हूं। 12 तारीख की मैंने एक पूरे पेज को सोशल मीडिया में डाला है, जिसमें उस पेज के लगभग 4 से 6 या 8 खबरों में यदि उस सारी खबरों को पढ़ा जाए तो सरकार की आलोचना ही है। जो निगेटिविटी है वो सारा कुछ छपा हुआ है। आपने जितनी बातें कही भूपेश सरकार के बारे में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या पूर्व मंत्री या सारे बड़े नेता भूपेश सरकार के कामकाज को सही तरीके से काउंटर नहीं कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, और इसके पीछे मजबूरी क्या है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक कार्य योजना के तहत काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और सबको लंबा अनुभव है संगठन का। तो बहुत अच्छे से भी संगठन का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, मोर्चा प्रकोष्ठों की नियुक्ति हो रही है। संगठन जब विशाल आकार हमारा ले लेगा, उसके बाद एक सुसज्जित सेना की भांति हम जमीन पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे और हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे। और सबका अपना अपना दायित्व है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको ये चीज़ें बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, माइक्रो स्तर पर देखने मिलेगी। प्रभारी आई थी, डी पुरंदेश्वरी मैडम आई थी, मैंने उनके दौरों के बारे में पढ़ा, उनसे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी। आपने 5 से 7 FIR झेल ली है। जब उन्होंने कहा कि यह समय है कार्यकर्ताओं के संग खड़ा रहने का, तब सबसे पहले उस खबर को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आपकी तस्वीर आई। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके संग नहीं खड़ी है? राज्य के आपके जैसे दूसरे आम कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता दूर हो गए हैं, छिटक गए, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन होता है। और मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो शहर में, राजधानी में रहता हूँ। गांव में भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबका भी ख्याल यहाँ पर संगठन करता है। खुद यहाँ पर मिलने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे। संगठन के सारे शीर्ष नेता यहाँ पर आते हैं। और जब इस प्रकार के फर्जी FIR होते हैं तो संगठन की तरफ से मुझे विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। तो खड़ा होना तो यही हुआ ना कि भाई संगठन की तरफ से मुझे विधिक सहायता मिल रही है, नेता हाथ कंधे पर रखे हुए हैं। और बिल्कुल जो बातें हैं कि मैंने जिस बात को पूर्व में कहा कि लोकतंत्र मुझे अधिकार देता है सरकार से सवाल पूछने का। कठिन सवाल तो पूछे जाएंगे और जो सवाल है वो सारे सार्थक हैं और कोई औचित्यहीन सवाल नहीं है। हम जो सवाल करते हैं आम जनों की सवाल करते हैं और दूसरा वो सवाल करते हैं जो आपने वादा किया था। कोई भी सवाल मात्र आरोप तक नहीं है, वही सवाल पूछे जा रहे हैं और उसी सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो बात इन्होंने कहा था, जो वादा किया था। और छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान स्थिति है, कोरोना काल में जिस बात को मैं हर मंच पे कहता हूं कि जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो चीज़ आपने नहीं दिया। पूरे लॉकडाउन में देखेंगे कई बार ऐसा हुआ कि दूध नहीं मिला, सब्जी नहीं मिला, आपने ऐप बना लिया शराब पिलाने का। तो इस चीज़ की क्या आवश्यकता थी? नतीजा ये हुआ कि घर घर शराब बंटने लगा।
तो जो संकट काल में जो राजा के चरित्र की जो गणना होती है, किसी सरकार का जो कार्यशैली होता है वो संकट काल में पता चलता है। तो इस सरकार का जो कार्यकाल है उसकी जो प्रामाणिकता है वो कोरोना काल में हो गई कि ये सरकार क्या चाहती है। गृह मंत्री को नंबर 2 के पोजीशन माना जाता है। ताम्रध्वज साहू को इस हिसाब से उनके गृह मंत्रालय की बात की जाए तो नंबर 2 के वो मंत्री हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बाद ताम्रध्वज साहू साहब का जो मंत्रालय है, छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से ग्रस्त है, सालों से यह समस्या है। डॉक्टर साहब ने अपने लेवल पर काम करने की कोशिश की, शायद उन्होंने वो नकेल कसने में कामयाब रहे या उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया। मैं आपसे नक्सल समस्या को लेकर गृह मंत्रालय के बारे में टिप्पणी चाहता हूं। और कोकीन छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर बिकने लगा है, शराब की तस्करी आए दिन अखबार में आता है, चाकूबाजी हो रही है। तो सबसे हम पूरे समय सरकार के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि नंबर 2 के मंत्रालय पर भी बात हो जानी चाहिए। देखिए, नंबर 2 का मंत्रालय जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं वो ऐसा उसको बना दिया गया है। और गृह मंत्री जी की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको यही नहीं पता कि राज्य में क्या हो रहा है। एक टीआई का एक एसआई का ट्रांसफ़र करने का भी उनको अधिकार नहीं है। आपने नक्सलवाद की बात की तो थोड़ा सा और पीछे लेकर मैं चलता हूँ कि जब ये विपक्ष में थे तो इस प्रकार की बातें कहते थे कि प्रदेश की 33,000 बेटियाँ लापता है। 2 साल में 33 बेटियों को भी क्या ये वापस ला पाए? ये तो नियत की बात है। विषय यह है कि नक्सलवाद को लेकर अभी तक 2 साल में इस सरकार का क्या एजेंडा है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, क्या विज़न है, ये अभी तक पता नहीं चला है। हम तो स्पष्ट रूप से कहते थे कि गोली का जवाब हम गोली से देंगे, बोली का जवाब हम बोली से देंगे। हम तो गले लगाने की बात कहते थे कि मुख्य धारा में आप आइए, हमको गले लगा लेंगे। नक्सलवाद एक बहुत बड़ा नासूर है जिससे लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। केंद्र सरकार लगातार इस सरकार को सहयोग करने को तैयार है, उसके बाद भी अभी तक कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखी है। और आप तो बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, बस्तर में जाकर देखिए, जो जन अदालतें हमारे समय में लगना बंद हो गया था तीसरे कार्यकाल में, वो जन अदालतें फिर से लग रही है, पीट पीट कर हत्याएं की जा रही है। और गाहे बगाहे धीरे धीरे जो नक्सलवाद को 2 से 3 जिला तक हमने सीमित किया था फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। और किस तरीके से इन्होंने चित्रकूट का चुनाव जीता है, जिस तरीके से किन लोगों से साँठ-गाँठ करके दंतेवाड़ा का चुनाव जीता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से इनके चरित्र को समझ चुकी है नक्सलवाद को लेकर, ये समाप्ति नहीं चाहते हैं। वापस आते हैं भूपेश सरकार पर। चीफ मिनिस्टर की दौड़ में भूपेश बघेल जी के साथ और 2 लोग थे, ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव, त्रिभुवन शरण सिंहदेव साहब। हाल के दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का एक बयान आया है कि पद से मोह नहीं है, अभी दे दूंगा, इंटरव्यू चलते मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इस बारे में आप किस तरह का एनालिसिस करना चाहेंगे कांग्रेस की राजनीति के बारे में? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। टीएस सिंहदेव जी बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं और हम लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, इसमें कोई 2 मत वाली बात नहीं है। 2 साल 2.5 साल की बात हुई है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है। विषय यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज़ है कि नहीं। आला कमान मतलब आला कमान है कौन? दिल्ली में बैठे हो माँ बेटा। ना विधायक दल की सहमति है, मतलब ना किसी प्रकार कोई प्रोटोकॉल है, ना संसदीय दल की कोई ऐसी सहमति है। आला कमान फ़ोन कर देगा तो मैं सीट छोड़ दूंगा। तो ये कैसा लोकतंत्र है? हम लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में सांस लेने की बात कहते हैं और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि आला कमान का फ़ोन आएगा तो मैं भी वापस चले जाऊंगा। मतलब क्या इस प्रदेश को 10 जनपद के लोग चला रहे हैं? प्रदेश की जनता ने 10 जनपद को देखकर आपको बहुमत नहीं दिया था। प्रदेश की जनता ने टीएस सिंहदेव साहब के घोषणा पत्र को देखकर बहुमत दिया था। प्रदेश की जनता ने बदलाव को देखकर बहुमत दिया था। 10 जनपद वाले छत्तीसगढ़ को चलाएं, ये सोचकर बहुमत नहीं मिला था। तो ये कहीं ना कहीं बहुमत का भी अपमान है कि आप 10 जनपद के भरोसे यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। और ऐसे में कैसी सरकार चलेगी, किस व्यवस्था से सरकार चलेगी, इस बात को समझा सकता है। कोविड-19 के बारे में आप बात कर रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों आपने उसे बहुत जल्द समेट दिया। मार्च से लेकर अब तक 9-10 महीने, 7 से 9 महीने का यह लंबा पीरियड है। भूपेश बघेल एज अ चीफ मिनिस्टर केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं कि जीएसटी के रुपये हमें नहीं दिए जा रहे हैं। इस हालत में हम किस तरह से कोविड-19 से लड़ें? स्वास्थ्य मंत्रालय और भूपेश सरकार की यदि बात की जाए कोविड-19 को लेकर, तो आप कहाँ पाते हैं इस सरकार को? क्योंकि कोविड-19 ने सिर्फ हेल्थ के सेक्टर को ही डिस्टर्ब नहीं किया है, कोविड-19 ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को छुआ है या डैमेज किया है। तो कोविड-19 के परिदृश्य में आप किस तरह का एनालिसिस करेंगे भूपेश सरकार के बारे में? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं चाहता था ये सवाल आप करें ताकि जनता को इस सरकार की असलियत का पता चले।
इन्होंने आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं किया है। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि कोरोना राहत के नाम से सरकार को दिया है, जिसका हिसाब ये नहीं दे रहे हैं। आप आरटीआई लगाकर देख लीजिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा। जीएसटी के पैसे की बात आपने कही, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। कोरोना काल में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ जल शक्ति मिशन के तहत राज्य सरकार को दिया। क्या किया इन्होंने उसका हाल? भ्रष्टाचार कमीशन खोरी के चलते खुद इनको सारा टेंडर निरस्त करना पड़ा। निरस्त किया, किसी अधिकारी को ना कोई कार्रवाई हुआ, ना मंत्री इस्तीफा दिया और सारा मामला रफा दफा कर दिया गया। तो केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करता है। अगर केंद्र सरकार भेदभाव करता है, इतना बड़ा राशि इस कोविड काल में राज्य सरकार को नहीं देता। आज भी वो राशि पड़ी हुई है, अब वो राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, लैप्स हो जाएगा। कृषि संपदा निधि के नाम से इस प्रदेश की 300-400 करोड़ की राशि लैप्स हो चुकी है, जिसको किसान तक नहीं पहुंचा है। कृषि सम्मान निधि जो सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार की, उसमें किस तरीके से उन्होंने डाटा देने में देर किया। ये सिर्फ आरोप लगाने वाली बात नहीं, जीएसटी का पैसा भी मिलेगा। हर मद की राशि का लगातार वितरण सभी राज्यों को किया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ राज्य प्रमुखता से है। आरोप लगाने से नहीं होता है। मैं कई ऐसी योजनाओं का नाम बता दूंगा जिसका पैसा आ चुका है, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लूट मची हुई है प्रदेश में, कमीशन खोरी मची हुई है। अधिकारियों के साथ कैसा लूट डाले, क्या योजना बना ले, कहाँ से पैसा आ जाए, फाइलों में काम हो जाए, यही चल रहा है राज्य में। 2 सालों में कोई ऐसा आप बड़ा कंक्रीट काम बता दीजिए मुझे जिससे प्रदेश की जनताओं को इंफ्रास्ट्रक्चर में लाभ मिला हो। बस्तर में कौन सा उद्योग लग गया, कितने इन्वेस्टर आ गए। एक बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला इन्होंने आयोजित कर दिया था, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, विदेश से कुछ लोगों को बुला के फोटो सेशन हुआ, कितने इन्वेस्टर आए। मंत्री जा रहे हैं कनाडा और अमेरिका की यात्रा में, कितने इन्वेस्टर आ गए। तो बात यहाँ पर समझने वाली बात यह कि केंद्र सरकार पे आरोप लगाकर 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को गिनाकर अपनी जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। 545 उद्योग लगे जाने का दावा करते हैं। 545 उद्योग लगे और 10,000 युवाओं को रोजगार दिया भूपेश सरकार ने। यह लॉकडाउन अनलॉक के दौर में इस तरह के दावे किए गए थे। इस दावे पे आपको कितना यकीन है? इस दावे पे कहीं ना कहीं इस दावे को फेलियर रायपुर शहर के मजदूर परिवार ने कर दिया, जिनमें 5 लोगों ने आत्महत्या की। इस दावे को फेलियर उस आदिवासी बच्ची ने साबित कर दिया जो लॉकडाउन के दौरान जमलो मरकम 1200 किलोमीटर की यात्रा करके आती है और भूख प्यास उसकी मौत हो जाती है। और सरकार का नैतिकता देखिए कि आज तक उस गरीब परिवार को उन्होंने 1 रुपये मुआवजा नहीं दिया, लेकिन दूसरे राज्य के सांसद को उस परिवार को मुआवजा देना पड़ता है। ये रोजगार का पैमाना है। और आपने अगर रोजगार दिया है तो आज भी छत्तीसगढ़ के लोग बाहर क्यों पलायन कर रहे हैं? कुछ इन्वेस्टर आए होंगे, चलिए मैं आपकी कुछ बात को मान भी लेता हूँ। रोजगार किनको मिल रहा है? बाहर प्रदेश के लोगों को। छत्तीसगढ़ के लोग गोबर उठा रहे हैं, परदेशिया लोग रोजगार पा रहे हैं। तो आपने पैमाना पहली बात तय नहीं किया है कि स्थानीय को रोजगार देने का क्या आपका पास वो है, रोड में क्या विजन है आपके पास। आज भी बाहर प्रदेश के लोग यहाँ पर आकर रोजगार ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ आप देखेंगे मंत्री कहते हैं कि पंचर साट लीजिए। शिव डहरिया जी का बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, उन्होंने कहा पंचर साटना भी एक रोजगार है। तो भाई छत्तीसगढ़ के लोग गोबर उठाए, पंचर साटे और बाहर के परदेशिया लोग आकर रोजगार पाए। तो ये छत्तीसगढ़िया सरकार, ये छत्तीसगढ़ियों का हाना देने वाले, हाका पाड़ने वाले कौन होते हैं फिर? ये 2-3 उपचुनावों को मिलाकर भूपेश सरकार के पास विधायकों की संख्या 70 है। भारी बहुमत के बाद सरकार यदि आपके हिसाब से माना जाए तो बेटर काम नहीं कर पा रही है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, एक तो अनुभव की कमी है, दूसरा क्या है कि जो शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो एक हाथों में है। मंत्रियों को स्वतंत्रता नहीं है। ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जितने प्रभारी मंत्री ही बनाए हैं इन्होंने, वो प्रभारी मंत्री उन जिलों में कितना प्रवास किए हैं, इस चीज़ को देख लीजिए आप। तो शक्ति का जो केंद्रीकरण अगर एक हाथ में होगा तो ऐसी सिस्टम ऐसी चलेगा। अधिकारी सिर्फ सीएम सचिवालय तक ही अपने आप को अपना नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है। गोबर खरीदी योजना देख लीजिए, नरवा गरवा घुरवा बारी की बात कहते थे, कितने नदी को इन्होंने जोड़ लिया, कितना घुरवा बना लिया। तो ये सब क्या है, सिर्फ विज़न जो होता है वो खाली टीवी चैनल और ऐड में और अखबार के माध्यम से नहीं, धरातल पे दिखना चाहिए। तो बात यहाँ पर यही है कि जो 2 साल के कार्यकाल में आपने पूरे शक्तियों को अपने तक विकेंद्रित करके रखा है, जिसके कारण मंत्रियों को छूट नहीं है, मंत्रियों को काम करने की आज़ादी नहीं है। कई फाइलें तो कई विभाग तक पहुँचती तक नहीं है। ऐसे में प्रदेश का कैसे विकास होगा, इस बात को बेहतर समझ सकते हैं आप। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अपने आप को छत्तीसगढ़ का बेटा, किसान पुत्र होने का दावा करते हैं। 5 छुट्टियों के बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हैं। सोटा उन्होंने खाया, भौरा चलाया, खारून नदी में उन्होंने डुबकी भी लगा दी।
आप बता ही रहे हैं कि बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमने जब बताया, भूपेश सरकार के आंकड़ों के बारे में बताया कि 10,000 लोगों को रोजगार मिला, उसकी भी आपने आलोचना कर दी। हम मान सकते हैं कि आप विपक्ष के नेता होने के चलते आप सरकार के कामकाज को नहीं मान रहे हैं, लेकिन यदि भूपेश सरकार ने संसदीय सचिव बनाए हैं, निगम मंडल आयोग में लगातार नियुक्तियां किए जाने का दौर चल रहा है, इन सब के चलते आपको क्या नहीं लगता कि आने वाले 3 साल में सरकार बड़ा जंप लेगी, काम करके दिखा देगी? जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार में उनके विधायकों में अंतर कला था, इसलिए इन्होंने संसदीय सचिव बनाया। हमारे समय जब संसदीय सचिव बनाए थे तो इनके जो मंत्री हैं कद्दावर, वो कोर्ट चले गए थे उसको रोकने के लिए। तो तब की बात और ये अब की बात, कैसे लोग हो जाते हैं, मतलब ऐसे कैसे हो गए और कैसे हो गए, ये वही वाली बात हो गई। मतलब आपके समय वो सारी चीज़ें गलत थी और अब सही हो गई है। तो ये अपने अंतर कला बचाने के लिए जिन्होंने संसदीय सचिव बनाया, और विकास का किसी प्रकार का कोई लक्ष्य इनके पास नहीं है। इनको 2 साल में ही समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कहाँ जाना है, कौन सा विजन है, छत्तीसगढ़ को कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्या आपने यहाँ पर राजस्व बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया है, किसानों की आय दुगनी उसके लिए क्या प्रयास किया। 2500 रुपये समर्थन मूल्य आपने कहा, उसका बोनस नहीं दे पा रहे हैं। अब मार्च में बोलते हैं अंतिम किस्त देंगे, तो यहाँ तो खरीदी अभी शुरू हो गया और इसका किस्त कब देंगे, इसकी बात नहीं हो रही है। तो ये समझने वाली बात है कितना बड़ा धोखा इस प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है। 1.5 साल की उधारी लगभग ये किसानों से कर सरकार चल रही है। और प्रदेश में हालात ये है, बालोद से मैं आ रहा हूँ दौरे से, वहाँ के शक्कर कारखाने में तालाबंदी की स्थिति आ चुकी है। प्रदेश में बहुत सारे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं, किसी प्रकार से कोई भी राहत नहीं। स्कूल की फीस ली जा रही है, सभी जगह की फीस ली जा रही है। करोड़ों रुपए की फीस बार और शराब दुकानों की इन्होंने माफ़ की है, होटलों की माफ़ की है। ये सरकार का चेहरा है कि ये शराब पिलाकर छत्तीसगढ़ को बदनाम और बर्बाद करना चाहते हैं। अग्रणी राज्य आज छत्तीसगढ़ बन चुका है शराब खपत पे, गली गली शराब बिक रहा है। इनके पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ताओं की शिरकत उसमें समझ आ रही है, प्रमाणित हो रही सारी चीज़ें। आपने जिस बात को कहा कि गांजा ड्रग्स छत्तीसगढ़ राज्य में भरे लॉकडाउन में यहाँ पर राजधानी में गोली चल रहा है, ड्रग्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े बाहर से माफिया पकड़ा रहे हैं, नाइजीरियन कनेक्शन समझ आ रहे हैं। मतलब कहाँ ले गया छत्तीसगढ़ को ये? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और छत्तीसगढ़ के जितने महापुरुषों ने जो आंदोलन किया, जो सपना देखा, क्या इसी दिन के लिए देखा? भूपेश बघेल जी साटा खा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, गेड़ी में नाच रहे हैं। मुझे तो याद नहीं है, हो सकता आप ही बता दीजिए कि इसके पूर्व में जब अजीत जोगी सरकार में मंत्री थे तब इस प्रकार का कृत्य कब किया उन्होंने, या इस प्रकार का प्रमोशन कब किया उन्होंने। कृत्य बोलना उचित नहीं होगा, ये भावनाओं से खेलने वाली बात है। आप छत्तीसगढ़िया अगर वास्तव में हैं तो छत्तीसगढ़िया को रोजगार दीजिए, संस्कृति का ध्वजवाहक बनने का प्रयास करना अच्छी बात है, और छत्तीसगढ़िया का प्रमाण पत्र बांटने का कोशिश मत कीजिए। हर आदमी यहाँ पर छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ महतारी की आंचल में पलता बढ़ता है। विभाजन मत कीजिए छत्तीसगढ़ का, जातिवाद मत फैलाइए। संस्कृति के नाम से अपने जो काले कारनामे उसको ढकने का प्रयास कम से कम मत कीजिए, और ये दिखावाबाजी बंद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ों को जनता बहुत अच्छे समझती है। ठीक है, आप सारे त्यौहार मनाइए, जोगी सरकार में त्यौहार नहीं मनाया आपने कभी, एक भी फोटो मुझे दिखा दीजिए आप। अब इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आप ये प्रमोशन करते हैं अपने आप का कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। आप हैं, उसको दिखाने की क्या जरूरत? मैं छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र हूँ, तो मुझे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है सारथी जी। विषय ये है, ये भावनाओं से खेलने वाली बात है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप गौरीशंकर श्रीवास्तव अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। भूपेश सरकार के कामकाज के बारे में हम आपसे बात ही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने 7 सीटें जीती हैं। हाल का उपचुनाव भले भारतीय जनता पार्टी और अप्रत्यक्ष तौर पर अमित जोगी की पार्टी भी हारी ही है, उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ने दिया गया, ये एक अलग विषय है। मैं विपक्ष के बारे में जब बात कर रहा हूँ, विपक्ष के आप नेता हैं, पहला इंटरव्यू मैं 1 साल पूरा होने पर आपका कर रहा हूँ, तब मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात तो कर ही चुका हूँ। आप अपनी समझ के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आपने हमेशा की तरह बेबाकी से जवाब भी दिए हैं। आपको क्या लगता है, अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी कोई डील हो गया है, डर गए हैं? उनकी राजनीति पर भी आपसे कमेंट चाहता हूं। जब भूपेश सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है, आपके विधायकों की संख्या 14 है, दूसरी विपक्ष की बड़ी पार्टी है 7 विधायकों के साथ अमित जोगी, तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बारे में आपके क्या विचार है बतौर भाजपा नेता? देखिए, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए। साजिशवश सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, दबाव डाल के आप प्रदेश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जिला बना दिया, आपने 300 करोड़ की सौगात दे दी मारवाही में, ऐसी चुनाव जीत जाते। किसी परिवार से इतना क्या भयक्रांत कि आप उनको चुनाव लड़ने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर उनको बाहर कर दिया। आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है ना, तो भय किस बात का, लड़ने देते सबको आप। तो यहाँ पर समझने लायक बात है कि छत्तीसगढ़ में जो तीसरा मोर्चा का जो कवायद था जोगी कांग्रेस में, उसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल था। अजीत जोगी जी बहुत बड़े नेता थे, अपना उनका बहुत बड़ा जनाधार था और उनके निधन के बाद बहुत बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ को हुई है। लेकिन अमित जोगी जी में भी मैं बहुत पोटेंशियल देखता हूँ, बहुत जानकार व्यक्ति हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अमित जोगी जी को भी इन्होंने जेल भेजा, बहुत सारे उनके अपने कारण हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये ज़रूर चाहती है कि तीसरी जो पार्टी है उसको भी समर्थन दे और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अमित जोगी जी भी मुखर होंगे, क्योंकि तीसरी पार्टी को बनाकर रखना छत्तीसगढ़ में इतना आसान नहीं है। गौरीशंकर साहब, मैं आपको 2-3 उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, वैसे आपको याद होगा, फिर भी मेरा काम है बताना। कांकेर में कमल शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला पे हमला हुआ। मास्क पहनने पर जब रिपोर्ट छपी तो नीरज गुप्ता दंतेवाड़ा के पत्रकार को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया। रायगढ़ में केलो प्रवाह के पत्रकार को नोटिस जारी हुआ। सारंगगढ़ में इस तरह की खबरें हुई। डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल भी एक तरह से, मैं बदनाम शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं उस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा झुकाव होना स्वाभाविक है कि यदि किसी पत्रकार के खिलाफ दबाव जैसी कोई चीज़ होती है तो मेरा झुकाव होता है। शायद ये मेरी गलती भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं रेफरेंस में मैंने आपको 5-6 घटनाएं बताई। एक और बड़ी घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पंजाब केसरी के स्टेट हेड वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक झा 3-4 पहले तक की स्थिति में 1 हफ्ते तक वो जेल में थे। पिटाई की खबरें थी। जशपुर के नवभारत के पत्रकार ने बाकायदा फेसबुक में यह लिखा, उसके बाद भी यदि सरकार ने या कांग्रेस ने किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो इस पूरे इशू पर जब पत्रकारिता का भी शायद दमन हो रहा है, मैंने अपने इंट्रो में भी इस तरह की बातें कही थी कि यदि नेशनल मीडिया गोदी मीडिया हो चुका है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश की मीडिया जैसे भी हालात हैं। तो मैं बतौर भाजपा नेता आपका भी कमेंट चाहता हूं इस सिनारियो पर। देखिए, मुझे अच्छे से याद है, विपक्ष में थे तो भूपेश बघेल जी का बयान आता था और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कहा था हर असहमति का स्वागत है। ये बात उन्होंने कब कहा था? जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। वास्तव में अब छत्तीसगढ़ में हर असहमति का स्वागत नहीं है। सवाल पूछने के लिए भी कुछ पत्रकार को रेखांकित किया गया है, उन्हीं को सवाल पूछने का हक है। मीडिया डीपीआर के भरोसे चल रहे हैं तो कैसे सरकार के खिलाफ जा सकता है? इस बात को भी समझने की आवश्यकता, और समाज को भी ये भूमिका तय करना पड़ेगा कि प्रदेश की मीडिया कहाँ जा रही है। पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से हमले की बात आपने कही थी, निश्चित तौर पर जितने भी पत्रकारों पर हमला हुआ है बहुत ही चिंता का विषय है। वो भी तब जब प्रदेश में 2 बड़े पत्रकार सरकार के सलाहकार, मुख्य सलाहकार माने जाते हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पत्रकारों की जो भूमिका होती है वो दूसरा विपक्ष माना जाता है, पर सरकार उनको विपक्ष नहीं मान्यता देना चाहती है। सरकार चाहती है कि सरकार जो फिल्म दिखा रही है उसको सारे पत्रकार हिट बोले, उनको अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति कहने की आज़ादी नहीं है। आप पत्रकार कहना साहब, या आम आदमी फेसबुक में अगर कुछ लिख दे उसके खिलाफ में एफआईआर हो जाता है। एक मुझे अच्छे से याद है, मांगीलाल अग्रवाल जी, उनके खिलाफ तो राजद्रोह का मामला हो गया। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदेश में बची कहाँ? ये आरोप केंद्र सरकार पे लगाते हैं, आरोप देश की मीडिया संस्थानों पे लगाते हैं। प्रदेश की पूरी कई मीडिया संस्थान, कई अखबार, प्रतिष्ठित अखबार को इन्होंने कैप्चर कर लिया है, जो आज खुलकर सरकार के खिलाफ में नहीं लिखते हैं तो उनका विज्ञापन बंद हो जाता है, धमकी चमकी हो जाती है, और थोड़ा और ज़्यादा होता है तो कमल शुक्ला जी जैसे हमको दृश्य देखने मिलते हैं। अभिषेक झा जी का जिक्र किया, वैसा दृश्य देखने मिलता है। हो सकता है आने वाले समय में हत्याएं भी होगी, क्योंकि बाहर से गुंडा बदमाशों का आमद इस प्रदेश में हो चुका है। तो प्रदेश में कहीं ना कहीं जो चौथा आधार स्तंभ जिसको हम कहते हैं वो पूरी तरह ध्वस्त होने के कगार में है। अभी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे और किसान मोर्चा के मंत्री गौरीशंकर श्रीवास साहब से। गौरीशंकर श्रीवास साहब की यह छवि बन गई है राज्य में कि यदि कहीं गलत हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोले नहीं बोले, लेकिन गौरीशंकर श्रीवास जरूर बोलेंगे। उनको बोलने की कीमत एफआईआर की शक्ल में चुकानी पड़ी है। जब हम उनके घर पर आए तब हमने दरवाजे पर लगे 3 नोटिस देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास ही नहीं, राज्य में बहुत से पत्रकार आए दिन नोटिस का सामना कर रहे हैं। भूपेश सरकार अभिव्यक्ति के आज़ादी का नाम लेकर आई थी, लेकिन जब यह सरकार 17 दिसंबर को 2 साल पूरे करने वाली है तब लगभग 12 से 15 पत्रकारों ने नोटिस झेल लिया है और
एक दो पत्रकारों को जेल यात्रा भी करनी पड़ी है। तो इसी तरह से कांकेर के दो वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा और कमल शुक्ला जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हमने रिस्क लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास का एक इंटरव्यू करने की और सारे के सारे तीखे या जायज सवाल कर लेने की। हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर श्रीवास का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए उसी बेबाकी के साथ जिनके लिए वो जाने जाते हैं। पुनः हमारे सवाल कैसे लगे यह हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के में प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास जी से। देखिए, लोकतंत्र में प्रदेश की जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दी है और उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से हम लोग यहाँ पर पालन करेंगे। हर वर्ग के आवाज़ को सड़क से सदन तक हम लेकर जाएंगे। इस बात की भरोसा आपको आपके चैनल के माध्यम से दिलाता हूँ। और ये फर्जी एफआईआर, ये नोटिस, ये गुंडागर्दी, इस प्रकार की चीज़ें प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हम स्वस्थ लोकतंत्र में रहते हैं, सभी को बोलने का अधिकार है और लगातार हम सवाल उठाएंगे, सरकार के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये हमको अधिकार प्रदेश की जनता ने दिया है। आपने पहला साक्षात्कार पे मुझे अवसर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपके चैनल को और आप सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।